ये कैसे करते हैं, थोड़ा बता दीजिए। संडे का हिसाब किताब बता दीजिए सर। बहुत कुछ जानना है। देखो संडे का हिसाब किताब क्या होता है मैं समझाता हूँ। अच्छा बहुत सारा सवाल तुम लोग का आ रहा है। अच्छा रुको मैं क्या करके ले लेता हूँ। कंपनसेंट्री क्या है यार, क्या लिखो कंपनसेंट्री। अजय तुम्हारा सवाल ना, सवाल तो वुमेन का तो वर्किंग आवर तो समझ में आ रहा है, कंपनसेंट्री वाला समझ में नहीं आया। रोस्टर क्या होता है, रोस्टर में प्री ड्यूटी का जो प्री प्लान करके ड्यूटी के बारे में निकलता है चार्ट, उसको रोस्टर बोलते हैं। सपोज मान लो संडे को मेरा ड्यूटी लगा है कुछ खास वो जगह में, उसको रोस्टर निकालना बोलते हैं, रोस्टर बोलते हैं, है ना। रोस्टर मतलब कुछ नहीं होता है, तुमको लगा रोस्टर मतलब कोई गेम का नाम है, गेम नहीं है, ड्यूटी है। जैसे रोस्टर का चार्ट होता है, मतलब कैसे बताएं तुमको, जैसे मान लो सपोज हमको कल काम करना है कुछ जगह पे, स्पेशल वर्क दिया हुआ है, उसका मेरा चार्ट में लिखा हुआ रहेगा। तो जो प्राइवेट कंपनी तो उसमें निकलता है, पहले से निकलता है कि ये आदमी है, ये आदमी, ये आदमी है, इसका ड्यूटी निकाल के वो नोटिस बोर्ड में चिपका देता है, प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया, इस तरह से होता है। ठीक है, चलो डाउट सेशन में ले लीजिएगा सर। रुको ना अभी ले लेते हैं। कंपनसेंट्री डे ऑफ रेस्ट, अच्छा यही तो है कंपनसेंट्री डे ऑफ रेस्ट, यही जो तुम अभी किए ना डे ऑफ रेस्ट, यही था कंपनसेंट्री वीकली डे ऑफ रेस्ट। और कंपनसेंट्री डे ऑफ रेस्ट अलग नहीं होता है। कंपनसेंट्री डे ऑफ रेस्ट कोई वीकली वीकली डे ऑफ रेस्ट बोलते हैं। क्यों? कंपनसेंट्री का मतलब क्या होता है कि लेना ही होगा, वो कंपनसेटरी है, लेना ही पड़ेगा, जोर जबरदस्ती छुट्टी लेना पड़ेगा। तुम बोलोगे सर हम काम करेंगे महीना भर, नहीं तुमको छुट्टी लेना पड़ेगा। क्योंकि कंपनी देखो, कंपनी दो बात पे ध्यान रखती है। कंपनी जो काम करती है ना सिस्टम पे मानती है, वो विश्वास करती है कि आदमी को हेल्थ और मेंटली रूप से फिट होना चाहिए काम करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति महीना भर कंटिन्यू काम करेगा तो उसका ब्रेन ना ठीक से काम नहीं करता है। हम भी देखे हैं, इवन मैनेजमेंट में भी देखोगे ना, जो लोग होते हैं ना लोग प्रिफर करते हैं, बोलते हैं ना आप 2 महीने से कंटिन्यू काम किया ना, 2 महीना आप जाइए कहीं घूम के आइए। ऐसा होता है, आपको पता नहीं है, मैं बता देता, ऐसा होता है। कुछ दिन घूमने के लिए छुट्टी दिया जाता है। आप भी देखना कहीं कहीं पे बोर हो गए कुछ करते हुए, कंटिन्यू ना पढ़ाई करते हैं कोई भी चीज करते, कहीं घूम के आना। अब घूमने के लिए कोई पार्क में चल जाना, नहीं तो डिप्रेशन में चल जाएगा, सबका है मेरा नहीं है। ठीक है, तो घूमने भी जाना तो सोच समझ के लिए जाना। अभी तुमको घूमने का सजेशन दिया, तुम पार्क में चला गया, सबको लेके घूम रहा, तुम्हारे पास कोई है नहीं, तुमको डिप्रेशन आ जाएगा वहां पे जाके। सिनेमा हॉल चला गया, पीछे वाला सीट में बैठा है, देखा सबके बगल में एक ठोकर के बैठी हुई है। तो ऐसा नहीं करना। घूमने का मतलब है ऐसा जगह जो नेचुरल प्लेस है वहां घूमने जाना। जैसे तुम्हारा कोई फॉरेस्ट हो गया, कोई झील वाला इलाका हो गया, कहीं पर हो गया, कोई तुम्हारा टेम्पल टाइप का हो गया। अभी टेम्पल वगैरह घूमना उचित है, सीरियसली बता रहा हूं मैं। ठीक है ना, ज्यादा फायदा मिलेगा, एग्जाम में 2-4 नंबर बढ़ जाएगा, यकीन करना। नहीं करोगे तो नहीं बढ़ेगा, यकीन करोगे 2-4 नंबर बढ़ जाएगा, 100% बढ़ेगा। तो वो सब जगह थोड़ा घूम लिए, थोड़ा विजिट कर लिए, है ना, थोड़ा दोस्त लोग के साथ 2-4 घंटा के लिए कहीं चले गए, तो वो चीज तुमको ना एक अलग, तुमको अंदर ना एक अलग तरह का एनर्जी उत्पन्न करेगा। तो वही जो रेस्ट चाहिए, कंपनसेटरी डे ऑफ रेस्ट मतलब लेना ही पड़ेगा रेस्ट, वही है रेस्ट, वही पढ़ा है हमें। वीकली डे ऑफ रेस्ट और कंपनसेटरी डे ऑफ रेस्ट में अंतर नहीं होता। ठीक है, अब एक टॉपिक है वुमेन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो वुमेन एम्प्लॉयमेंट का एक्ट लागू किया हुआ चीज है, तो 5-10 मिनट का काम, लेकिन चूंकि आज मैं प्रॉमिस किया हूं बच्चों लोगों से कि चूंकि बाकी चीजें भी करवाना होगा तो उस पर भी थोड़ा सा बात करना जरूरी है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग आज कुछ क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे हम लोग, जैसे मैंने कहा था कि मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, और उसका जवाब मैं चाहूंगा कि आप लोग दें। ठीक है, चाहे वो तुम्हारा परसेंटेज चैप्टर मैंने बताया था, शायद आपको पता होगा, तो परसेंटेज चैप्टर से कुछ सवाल होगा उसका आंसर करेंगे, और कुछ ट्रिप्स और ट्रिक्स भी सीखेंगे। ठीक है, क्लासेस थोड़ा लेट हो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तो 9 बज रहा है, बाकी दिन तो 9:30 बजे तक पढ़ते हो, है ना। चलो कोई इशू नहीं है। पहला तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये जो चूंकि एक यूपीपीएससी माइंस इंस्पेक्टर का सिलेबस है, कितना पार्ट हम लोग सिलेबस का खत्म किए जो हो गया है। ठीक है, और जो नहीं हुआ उसको हम लोग मार्क करेंगे कि कौन कौन चैप्टर नहीं हुआ। जैसे मैं शुरू से पढ़ता हूँ, ठीक है, जैसे माइंड जूलॉजी, बाबू तुम लोग पास अगर सिलेबस है तुम लोग लिखना, मैं लिख भी दूंगा, जो जो नहीं हुआ है, जो छूटेगा उसको मैं लिख दूंगा। ठीक है, और कितना टारगेट हिसाब से हम कितना कवर करवा पाएंगे वो भी मैं एक अंदाजा बता पाऊंगा कि हाँ इतना चीज हो जाएगा। जैसे पहला टाइप क्या है तुम्हारा, माइंड जूलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। इसमें क्या था, इसमें तुम्हारा फिजिकल जूलॉजी, इसमें कंस्टिट्यूशन ऑफ अर्थ इंटीरियर है, अर्थक्वेक है, वोल्केनो और वेदरिंग है। आप सबको पता होगा कि पिछला जितना भी तुम्हारा 4 महीना क्लास हो उसमें हर एक वेडनेसडे को मैं क्लास लेके चारों चैप्टर को पढ़ा के खत्म करवा चुका हूं, इसमें कोई भी टॉपिक बचा हुआ नहीं है। पहला मिनरलॉजी में क्या है आपका, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिनरल है, मोर स्केल और हार्डनेस के ऊपर है। ये वाला टॉपिक नहीं हुआ है, ये पूरा का पूरा टॉपिक छूटा हुआ है। लेकिन बाबू आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल में ऐसा कुछ है नहीं। मिनरल को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इसके बारे में बताया गया। तो मिनरल को जानने के लिए क्या होता है,
उसका क्या होता है, जैसे टेस्ट होता है, उसका टेक्सचर होता है, उसका कलर होता है, उसका स्मेल होता है। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, वो चीज बताया गया। और मोर सल्फर ऑफ हार्डनेस है ना, हार्डनेस का एक स्केल बनाया गया है, अलग अलग चीज का, अलग अलग 10 तरह का उसमें तुम्हारा क्या बोलते हैं हम लोग मिनरल को रखते हैं, और उसके साथ हम लोग स्क्रैच करके देखते हैं किस पे स्क्रैच पड़ रहा है, किस पे नहीं पड़ रहा, उससे पता करते हैं कि कौन कितना हार्ड है, उस हिसाब से हम लोग रखते हैं। क्या है, एक दिन मैं क्लास में समझाऊंगा मोर सर्कल का हार्डनेस के बारे में। मोर सर्कल, माफ करना, मोर सर्कल ऑफ हार्डनेस बड़ा सिंपल चीज है, लेकिन उसमें नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जो 10 का 10 मिनरल, उसका नाम याद रखना पड़ेगा क्या है। फिर दूसरा पेट्रोलॉजी है। पेट्रोलॉजी में क्या दिया हुआ, बेसिक ऑफ इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। तो आपको पता होना चाहिए, क्लास का पहला ही क्लास में मैंने ये टॉपिक पढ़ा चुका हूं। नेक्स्ट है डीप स्ट्राइक, फॉल्ट जॉइंट्स, जॉइंट्स सेट। देखो, तो मैंने आपको डीप और स्ट्राइक के बारे में पढ़ाया, फॉल्ट और फोल्ड के बारे में, फॉल्ट के बारे में बताया, फोल्ड के बारे में नहीं बताया, जॉइंट्स के बारे में नहीं बताया। लेकिन ये सारा चीजें कभी हमसे कोई सवाल बन ही नहीं सकता है, ये भी बात है। फोल्ड से सिर्फ एंटीक्लाइन सिंक्लाइन जैसा 2-4 सवाल दिखता है हमको, वैसा कुछ दिखता नहीं है। और फॉल्ट, फॉल्ट जो है, फॉल्ट से वही आपका हेड कितना है, थ्रो कितना है, एंगल क्या है, यही सब पूछेगा, उससे ज्यादा कुछ सवाल वैसा नहीं दिखता है मुझे, ठीक है। दूसरा क्या है, ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा स्ट्रेटियोग्राफी है, जिसमें जियोलॉजी टाइम स्केल के बारे में दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रॉक फॉर्मेशन दिया हुआ है, फॉसिल्स एंड देयर यूज दिया हुआ है। मैंने इसको पढ़ाया नहीं है, पूरा चीज छूटा हुआ है। इकोनॉमिक जियोलॉजी में क्या है तुम्हारा, ओरिजिन ऑफ कोल है, ये मैंने पढ़ा दिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन कोल, ये भी मैंने पढ़ा दिया है। इंडियन कोल डिपोजिशन, इंडियन कोल डिपोजिशन का मतलब कोल का डिपोजिशन कहाँ कैसा है ना। थोड़ा सा आप इसको थोड़ा मेहनत करना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस टॉपिक को लेकर स्पेशली, इसको ना आप थोड़ा मेहनत करो बाबू, है ना, कि इंडियन कोल डिपोजिशन का ये इकोनॉमिक का पार्ट है। मतलब इकोनॉमिक जब पढ़ोगे ना तो पता चलेगा कि हाँ ये यहाँ डिपोजिशन, इसका ये डिपोजिशन है। क्लासिफिकेशन ऑफ और डिपोजिशन, इंडियन मिनरल वेल्थ, मिनरल प्रोस्पेक्टिंग एंड सैंपलिंग मेथड। सैंपलिंग मेथड कुछ जगह हम लोग डस्ट वाला चैप्टर में भी कुछ आएगा, और कुछ सैंपलिंग मेथड अलग से भी करना होगा। और स्पेशली जो इंडियन मिनरल वेल्थ वाला है ना, ये पता नहीं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है। इंडियन मिनरल वेल्थ मतलब भारत का खनिज संपदा के बारे में बोलना चाह रहा, इसमें सारा चीज आपका, जैसे पेट्रोलियम आ जाएगा, पेट्रोलियम तो भारत में है नहीं, जैसे आपका क्या आ जाएगा, बॉक्साइट आ जाएगा, आयरन के लिए जितना आपका आयरन का जो और है, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, ये सारा चीज थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ये सब चीज कुछ आप नेट के हिसाब से देखो, यूट्यूब में भी आपको बेहतर वीडियो मिल जाएगा। मेरा समय बर्बाद नहीं करने से ज्यादा बेहतर है, मतलब नहीं बर्बाद करोगे तो आपका मेरा दोनों के लिए भलाई है ना। चलिए, बहुत मैसेज आ गया यार। 10 आवर ऑफ वर्क कंडीशन में करते हैं एंड 66 आवर ऑफ वर्क, 10 आवर वर्क कंडीशन में करते हैं। क्या लिखना चाह रहा हूँ, संडे का हिसाब किताब बता दीजिए सर, संडे के हिसाब किताब बता देते हैं। ये हो गया, पहले इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा बाकी लोगों का सवाल, आप लोगों का सवाल मैं आखिर में ले लूंगा, ठीक है। बहुत सारा बच्चे लोग यूपीपीएससी के बारे में आया, थोड़ा उसको बताना जरूरी है। देखो, सर्वेइंग का पार्ट तो छूटा हुआ है, नो डाउट, सर्वेइंग तो मैंने कुछ पढ़ाया नहीं। माइन टेक्नोलॉजी में तुम देखोगे तो इसमें दिया मोड्स ऑफ एंट्री, ठीक है, टू सरफेस टू अंडरग्राउंड माइन, इसको मैंने बहुत डिटेल्स में पढ़ा है, चाहे एडिट हो, इंक्लाइन हो, शाफ्ट हो, डेक्लाइन हो, आपको मिल जाएगा। शाफ्ट सिंकिंग मेथड मैंने नहीं पढ़ा है, ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग पढ़ा चुका हूं, ठीक है। इसमें कट होल के बारे में हो गया, एक्सप्लोसिव हो गया, एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग, डिटोनेटर, एसेसरीज, मिसफायर सब हो गया, ठीक है। मेथड ऑफ माइनिंग कोल एंड मेटल फेरस डिपॉजिट, मेथड ऑफ माइनिंग कोल हो चुका, मेटल फेरस डिपॉजिट मुझे भी नहीं पता इसके बारे में। रूफ सपोर्ट के बारे में, टाइप्स एंड टेक्निक्स, मेथड ऑफ डिपोजिशन और मेटल के बारे में पता है, लेकिन टाइम नहीं मिल पाएगा। रूफ सपोर्ट में आपका हो गया, टाइप्स एंड टेक्निक्स, सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल आप पढ़ चुके हो, माइंस लाइटनिंग में कैपलूम, कैपलम रूम, इलेक्ट्रिक लैम्प, माइन लाइटनिंग टेक्निक्स। ये जस्ट एक मतलब क्या बोलूंगा मैं, मतलब अननेसेसरी टॉपिक दिया हुआ है ना। पता नहीं इससे सवाल देगा भी कि नहीं, मुझे तो आइडिया नहीं है, ठीक है। ज्यादा ज्यादा पूछेगा तो वही है सवाल, एक दो ठो, कि कौन इंट्रिंसिकली डिवाइस है, कौन फ्लेम प्रूफ है, क्या है नहीं है, ठीक है, फ्लेम सेफ्टी लैम्प क्या है, ये क्या है, उसी से रिलेटेड। माइन ट्रांसपोर्टेशन में तुम्हारा ओपन कास्ट अंडरग्राउंड माइंस दिया हुआ है, तो ट्रांसपोर्टेशन में आप होल रोड के बारे में पढ़े हो, एक छोटा टॉपिक, उसमें डंपर भी आ जाएगा, बेल्ट कन्वेयर वगैरह आ जाएगा इसमें आपका, ठीक है। इसमें आपका दूसरा पार्ट आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में ओपन कास्ट अंडरग्राउंड माइंस, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में अंडरग्राउंड में होलेज और कन्वेयर होगा, तो हम लोग आने वाला महीना में जो आपका नवंबर महीना स्टार्ट हो रहा है उसमें हम लोग यही टॉपिक स्टार्ट करेंगे, शाफ्ट सिंकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, इसी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रॉक मैकेनिक्स में तुम आ जाओ, ठीक है। रॉक मैकेनिक्स में ना, इसमें ये वाला पार्ट पूरा छूटा हुआ है, 5वां नंबर पूरा छूटा हुआ है, ठीक है।
हीट एंड ह्यूमिडिटी में तुम्हारा हीट एंड ह्यूमिडिटी तुमको ड्राई बल्ब वेट बल्ब जितना भी सब हो चुका है, इफेक्ट ऑफ हीट ह्यूमिडिटी ये सब नॉर्मली वेंटिलेशन चैप्टर में पढ़ाया हूं, उतना सफिशियंट है, ठीक है, सफिशियंट उतना है। सरफेस माइन एनवायरनमेंट में देखोगे तो नॉइस के ऊपर हो चुका है, नॉइस का जो सोर्स वगैरह है ये सब आपका हो चुका है। कुछ चीजें आपको इसमें खुद से कर लेना चाहिए, सब वाटर पॉल्यूशन हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, माइन सरफेस माइन फायर ये नहीं हुआ है, ठीक है, ये वाला हम लोग पढ़ेंगे क्लास में ना, ये क्लास का पार्ट है, ठीक है। ये सारा चीज आपका छूटा हुआ है। और अंडरग्राउंड में फिर इधर देखोगे तो माइन गैसेस आपका हो चुका है, फ्लेम सेफ्टी लैंप आपका हुआ है, कुछ आप लोग पढ़े भी होंगे और कुछ पढ़ा भी दूंगा, ठीक है। सेफ्टी लैंप में देखो जैसे GL60, GL50 और GL7 जो मॉडल उसके बारे में नॉर्मली आएगा। अंडरग्राउंड माइंस फायर में कॉज, प्रिवेंशन, कंट्रोल, डिटेक्शन एंड स्पॉन्टेनियसिटी, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का बेसिक आइडिया कभी कभी दिया हूं, लेकिन कभी फायरबॉल के डिटेल्स में नहीं पढ़ाया हूं। एक मेरा यूट्यूब में वीडियो देखोगे, उसको डाला हूं कि नहीं, शायद नहीं डाला हूं, डेमोस्ट्रेशन दिखाया हूं कि कैसे फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते खोल के। एक हम लोग का यूट्यूब में ना मैंने बहुत अच्छा वीडियो बच्चों लोगों के साथ डिस्कशन किया था हमारे इंक्लाइन में, कि कैसे उसको यूज करते हैं, खोल के दिखाया था एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है, कौन कौन सा टाइप होता है, उसका वीडियो के साथ मैं आपको समझा दूंगा। ये एक चैप्टर मुझे लेना है, ये फायर वाला सबसे पहले ये मैं करा दूंगा, ठीक है, इसके बारे में टेंशन मत लेना। माइन एक्सप्लोजन का पार्ट है, ठीक है। फिर है नेचुरल वेंटिलेशन, कवर डायग्राम वगैरह आप पढ़े हो कभी ना कभी। नेचुरल वेंटिलेशन NVP वो आप पढ़ा चुका हूं मैं। मैकेनिकल वेंटिलेशन, एक्सियल, सेंट्रीफ्यूगल, फोन, फोर्सिंग फैन, एग्जॉस्ट फैन, ये सब हो चुका है। वेंटिलेशन कंट्रोल डिवाइस जिसमें एयर क्रॉसिंग, वॉल्यूम, VEQ जो है ये सब हो चुका है। फिर लॉ ऑफ एयर फ्लो, एयर पावर, माइन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। माइन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व थोड़ा सा आपका बीटेक का सिलेबस को कुछ पार्ट हल्का सा दिखता है इसमें झलक, लेकिन ये मैंने नहीं पढ़ा है, तो अगर होगा कभी मौका मिलेगा तो मैं इसको करवाने का प्रयास करूंगा। कोई प्रॉमिस नहीं करता हूं ये, लेकिन जितना पढ़े दैट इज बहुत ज्यादा हो गया। फिर इसके साथ क्या, वेंटिलेशन सर्वे, इंस्ट्रूमेंट एंड वेंटिलेशन सर्वे और इंस्ट्रूमेंट। तो वेंटिलेशन सर्वे आपको पता है, क्वांटिटी और क्वालिटी सर्वे बारे में मैंने डिटेल्स में बता चुका हूं। और साथ ही साथ आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में सारा हाइग्रोमीटर, वेलोमीटर, एनीमोमीटर, सारा चीज के बारे में मैंने काफी डिटेल्स में समझा चुका हूं। फिर माइंस रेस्क्यू एंड रिकवरी। माइंस रेस्क्यू रिकवरी तुम लोग चाहोगे 7 डेज का मुझे टाइम लगे, इस मैंने कहा 10 दिन में मैंने खत्म कर दिया। इस चैप्टर को करने में 7 दिन का समय लगेगा, 7 दिन में नहीं 5 दिन लगेगा, 5 दिन मतलब 4 क्लास लगेगा, 4 से 5 क्लास लगेगा। अगर तुम लोग चाहोगे कि सर मैं करना चाहता हूं, हम लोग करवा दीजिए, तो अगर तुम मुझे मौका देते हो तो छठ पूजा से पहले खत्म हो जाएगा। अगर इस सप्ताह अगर चाहोगे कि सर रेस्क्यू, ये इसके साथ रेस्क्यू रूल भी खत्म कर दीजिए, तो रेस्क्यू एंड रिकवरी पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। मैच तुम्हारा छठ पूजा तक थोड़ा सा रिस्क है, मतलब थोड़ा ज्यादा टाइम पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा बचता माइन लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी में तुम्हारा माइंस रूल्स हो चुका है, एक्ट बाकी है पूरा, एक्ट भी हो जाएगा, ज्यादा लगेगा नहीं। और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट मैं पढ़ाने वाला हूं नहीं, इसको तुम जहां से पढ़ना पढ़ लो, पॉसिबल ही नहीं मेरे लिए, मैं कभी जीवन में भी नहीं पढ़ा, ठीक है। माइन सेफ्टी एक्सीडेंट इन माइंस एंड देयर प्रिवेंशन, तो इससे रिलेटेड एक बुक है बहुत अच्छा, M.A. रामलू का, मैं लाया हूं पढ़ने के लिए, लेकिन समय ही नहीं मिला है, कहां बुक रखा हूं देखो ना। एक बहुत अच्छा बुक है M.A. रामलू का लिखा हुआ है ना, शायद यही है, एक BK केजरीवाल का है। सेफ्टी इन माइंस का एक बुक है, और एक बुक मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट कुछ दिन पहले ही खरीदा हूं मैं, ये वाला माइंस डिजास्टर एंड माइंस रेस्क्यू। ये 2 बुक जस्ट कुछ दिन पहले ही लाया हूं, ज्यादा दिन नहीं हुआ है। बहुत मतलब तुम देख ही रहो बुक का कंडीशन, तो 4-5 दिन हुआ है इसको लाए हुए। तो ये 2 बुक है, उसके लिए मुझे ये पढ़ना पड़ेगा पूरा, ठीक है ना, उसके बाद ही मैं पढ़ा पाऊंगा। कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है, मतलब ये जो टॉपिक है ना लास्ट वाला, वो तुम्हारा एक्सीडेंट वाला, तो उसमें उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। और ऑक्यूपेशनल डिजीज है, वो माइंस एक्ट का छोटा सा पार्ट है, वो हो जाएगा। तो मोटा मोटे एक बात देखो, आपको समझ में आया होगा एक बात, कि सिलेबस का मोटा मोटे ऐसा नहीं है कि आप एकदम ब्लाइंड नहीं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरा सिलेबस का लगभग 75% आपका कंप्लीट है। सबसे पहले एक बात समझो, माइनिंग का जितना भी टेक्निकल सिलेबस है 75% आपका कंप्लीट है, बचा 25% जो अनकंप्लीट है। एकदम सही है, ईमानदारी से, कोई डाउट नहीं, अनकंप्लीट है। 25% से ज्यादा ही होगा, मोटा मोटी इधर 70 होगा, इधर 30 होगा, 30% अनकंप्लीट है, ठीक है। स्वाभाविक है बाबू, कोई भी चीज तुम चाहते, देखो हम लोग कितना महीना पढ़े बताओ, हम लोग एक दूसरे के पास कितना महीना साथ में रहे, 4 महीना आप लोग क्लास किए, 5वां महीना चल रहा है ना, चल रहा है। तुम क्या उम्मीद करते बताओ, इतना बड़ा सिलेबस का क्या उम्मीद करते? हाँ, जितना मेरा सोपा है मैंने मैक्सिमम, अंदर से मुझे कोई गिल्टी नहीं है कि हम कम पढ़ाया हूं, मुझे जितना मेरा सामर्थ्य मैंने पढ़ाया, इस बात में मुझे कोई अफसोस नहीं है, ठीक है। अब देखो,
अब ये 30% बचा, इसका मतलब ये नहीं कि कल एग्जाम हो रहा है, ये भी बात समझो। अभी 2 महीना टाइम है, 60 डेज है। 2 महीना का मतलब कितना, तो 60 दिन होता है, 60 दिन। अभी से अगर देखोगे मेरे हिसाब से 60 दिन होता है, और 60 दिन का मतलब होता है कम से कम देखोगे तो 100 घंटा का क्लास, 100 घंटा क्लास होगा। 60 दिन का मतलब एवरेज हम लोग करते हैं तो 100 घंटा तो क्लास स्वाभाविक है। तो 100 घंटा का सिलेबस में 30% सिलेबस कंप्लीट करवा पाना कोई बहुत बड़ा मुश्किल का चीज नहीं है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रिपरेशन। देखो आप कितना भी पढ़ लो, आप कितना भी पढ़ लो, आप क्या कर रहे हैं, स्टडी हो रहा है, दिस इज कॉल्ड स्टडी। प्रिपरेशन और शार्पनेस अलग चीज है। आपको चाहिए शार्पनेस, शार्पनेस आप में होना चाहिए, तेज आप में होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब मैं ये सजेशन दूंगा कि जो 70% आपका सिलेबस कवर हुआ है, उस सिलेबस को पकड़ के निचोड़ के पी जाओ, निचोड़ के पी जाओ। 30% जैसे जैसा होगा, इसको भी धीरे धीरे निचोड़ के पीते रहो, धीरे धीरे खत्म करते रहो। क्योंकि सिलेबस खत्म होगा या फिर उस पर तैयारी होगा, दोनों में से कोई एक ही चीज हो सकता है। या तो मैं सिलेबस खत्म कर पाऊंगा या फिर ये, तो मैं 30% जो सिलेबस है मैं खत्म कर दूंगा। आप बस क्या बोलता है कि अब मैं देख लिया सिलेबस, सिलेबस में ऐसा कुछ है नहीं। आपके मन में लग रहा हो कि पॉसिबल है सर, इतना ज्यादा ये है वो है, कुछ नहीं है। आपको मैंने बोला 10 दिन में रूल खत्म हो गया। अब मुझे 7 दिन का टाइम दो। जैसे आप में से कुछ बच्चा रिप्लाई भी किया यस यस करके शायद, है ना। बहुत लोगों का मैसेज आया है, ठीक है। तो बहुत लोग मैसेज आए, तो आप सबसे मैं ही रिक्वेस्ट करूंगा क्या कि ये जो क्लास जो आपका 60 दिन का जो टाइमिंग आपको यहाँ पे जो 60 दिन का मेरे पास मिला है, इस 60 दिन में ना हम लोग जो बाकी का पार्ट है कोशिश करेंगे 30% सिलेबस का खत्म हो जाए। पूरी तरह मैं खत्म कर दूंगा, आप उसमें देखोगे बेहतर तरीके से एग्जाम दे पाओगे, ठीक है। और इसमें प्रिपरेशन और शार्पनेस भी चलता रहेगा। मेरा जितना मैक्सिमम क्लास हो पाएगा मैं मैक्सिमम क्लास देने का प्रयास करूंगा। बस आपको खुद से भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो वाटर पॉल्यूशन, ये कोई बात ही नहीं बनता कि सर वाटर पॉल्यूशन पढ़ाइए। इतना बार तुम पढ़े हो, बोलो क्या मतलब है। ओजोन लेयर कौन नहीं जानता, O3 से बना होता है, ओजोन लेयर होता है, कौन नहीं जानता है, ठीक है। यूवी रे के कारण इसका क्या होता है, डिप्लेशन हो रहा है, कैसे बनता है नहीं बनता। तुम थोड़ा सा यूट्यूब में भी अगर ओजोन के बारे में सर्च करोगे ना, मैं लिख के देता हूं, एक अगर सिर्फ ओजोन लिखोगे ना 50 को उसका रेफरेंस वीडियो मिलेगा स्टैंडर्ड तरीके से। मैं केमिस्ट का स्टूडेंट नहीं या टीचर स्टूडेंट नहीं हूं, है ना। फिजिक्स मैथ्स अलग चीज है, केमिस्ट अलग है। अगर वो चीज समझाए ना तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो वहां पे भी देख के तुम सीख सकते हो। लर्निंग तुम्हारे अंदर होना चाहिए। मेरे पास जो चीजें, जैसा मैंने बताया कुछ चीजें बात, जैसे देखो हम क्या क्या चीज अच्छा से खत्म कर देंगे। जितना भी रूल है, रेस्क्यू रूल हो गया, मैं लिख देता हूं छोड़ में, रेस्क्यू रूल, एक्ट, ठीक है, माइंस एक्ट। तीसरा नंबर तुम्हारा रेस्क्यू रूल एक्ट हो गया। फायर वाला था जो चैप्टर, है ना। 4 नंबर जो जूलॉजी वगैरह का जो पार्ट था, रॉक मैकेनिक्स का था, जो प्योर माइनिंग का पार्ट है, उतना में ही सारा दम निकल जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा। दम मतलब टाइम खत्म हो जाएगा। 18 दिसंबर को एग्जाम आप लोगों ने बताया। तो बाबू आपसे रिक्वेस्ट मेरा ही रहेगा कि आप भी खुद से मेहनत करो, थोड़ा थोड़ा नेट में सर्च करो और अपना नोट्स को बनाओ। मेरे ऊपर भरोसा रखने से सब चीज नहीं होगा, खुद से करना पड़ेगा जब टाइम कम हो। तो यही अगर 8 से 9 महीना अगर मुझे समय मिला होता तो मैं आसानी से कर देता, ठीक है ना। लेकिन समय का अभाव में शायद पॉसिबल नहीं। चलो ये मोटा मोटी बात है। कोई कोई यहाँ पे झूठ मूठ का मैं आपको दिलासा भी नहीं देना चाहता हूँ कि आप मेरा दिलासे में रह जाओ और सारा चीज मेरे ऊपर छोड़ दो, मत करना ऐसा। आप कुछ चीजें खुद से पढ़ने का प्रयास करो और आप बेहतर कर पाओगे। अगर आप में ललक है तब कर पाओगे बेहतर। अगर जुनून है कि सर हमको नौकरी चाहिए तब कर पाओगे। जुनून नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर पाओगे, कोई नहीं कर पाएगा, पहला बात। अब मैं एक एक पॉइंट करके सवाल लेता हूं, देखता हूं आप लोग क्या सवाल है। उससे पहले मैं एक न्यूमेरिकल देता हूं, देखता हूं कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं न्यूमेरिकल। और आपका जो सवाल है बाकी बच्चों के लिए सवाल एक साथ। क्वेश्चन बोल रहा है किसी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु का दाम, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का दाम। सिंपल सवाल से मैं स्टार्ट करता हूं, देखता हूं आप लोग कितने बना पाते हो। द प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट, द प्राइस ऑफ ए ऑब्जेक्ट, मैं सिंपल लिख देता हूं, ठीक है ना। मैं सिंपल समझा देता हूं। ऑब्जेक्ट इंक्रीज बाय 20%, इंक्रीज बाय 20%, देन डिक्रीज बाय 20%, फिर से उसको 20% कम कर दिया। पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज। नाउ कैलकुलेट द टोटल चेंज ऑफ प्राइस, टोटल चेंज इन प्राइस। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चेंज इन प्राइस बाकी बच्चे बनाए और ठीक है, और बनाए
और जो मेरा ये आ रहा है, क्या बोलता है, मैं मैसेज पढ़ता हूं कि क्या होगा। ठीक है, सर से रिक्वेस्ट है कि अगर इसके बाद आप एक्ट भी करवा दे तो अच्छा होता। कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहां मना कर रहा हूं। आप लोग ठीक है, बहुत सारा बच्चा का जवाब आया 0, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो 0% इसका आंसर आ गया। इंद्रजीत, अनीस, अनीस और किसका क्या जवाब है? सर सीसीएल का तैयारी कर रहे हैं सर, अब चैप्टर हो जाएगा तब तक रेगुलेशन ईएमटी वॉल्यूम 1 2 3 पढ़ाएंगे सर। मेरे फर्स्ट मंथ है। हाँ, क्या नाम है आपका? हंसनी अंसारी। देखो बाबू, देखो तुम्हारा फर्स्ट मंथ है, अभी तुम्हारा 8 महीना बाकी, तब तक सारा चीज हो जाएगा। ठीक है, 8 महीना तक क्लास करो, 8 महीना है ना तुम्हारे पास टाइम। जो बच्चा का फर्स्ट महीना, देखो एक बच्चा जो शुरू से क्लास कर रहा है ना, 4 महीना जून में मैंने बैच स्टार्ट किया तब से क्लास कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो बच्चा आपसे आगे रहेगा, स्वाभाविक चीज है, कोई इसमें दो राय नहीं है। अगर आपका फ्रेंड अगर मान लो 2 दिन पहले घर से चला हो और आप अभी निकल रहे हो, तो स्वाभाविक बात है कहीं ज्यादा दूर आपसे गया होगा, ठीक है नहीं? तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास 8 महीने का समय, हम लोग का जो कोर्स होता है लगभग 8 से 9 महीने का होता है, तो लगभग 7 से 8 महीना, 8 से 9 महीना मुझे भी दो, आपका जो सिलेबस है लगभग खत्म हो जाएगा जब आप कोल इंडिया का तैयारी करोगे, तो डोंट वरी, उसके लिए निश्चिंत रहो। देखो ना, अभी हम लोग का सिलेबस का लगभग 60% सिलेबस खत्म हो चुका है, 60-70%। ठीक है, देखो तो आप लोगों ने इस मैथ्स को, न्यूमेरिकल को सॉल्व किया, अब मैं सॉल्व करता हूं अपना तरीका से और मैं समझाता हूं कि इसको करना कैसे है। अच्छा एक बात, आप लोगों ने बहुत सारा बच्चों ने, जब मैं बात कर रहा था, आप लोग बहुत सारा, ऐसे एक बच्चा भेज रहा था संडे का कैलकुलेशन। संडे कैलकुलेशन ये होता है ना, संडे के दिन एक्स्ट्रा वेज मिलती है, संडे का दिन जैसा ओटी के रूप में काउंट होता है, तो डबल पेमेंट के रूप में मिलता है, उसके बदले एक दिन रेस्ट मिल जाता है, समझ में? उस दिन का हाजिरी मिलता ही मिलता है, अलग से एक दिन रेस्ट भी मिल जाता है, यही डबल हाजिरी बोलते हैं। 4% घट गया, सही है। हाँ, सिक लीव और ईयर लीव कितना स्टोर कर सकते हैं, इसका जवाब मुझे नहीं मिला, एक्चुअली मैं खोज ही नहीं पाया, समय भी नहीं था मेरे पास, मैं खोज के इसका जवाब दे दूंगा, सॉरी फॉर दैट, मुझे नहीं जवाब मिला इसके लिए। ठीक है, सिक लीव और सीएल लीव कितना स्टोर कर सकते हैं ना, इसका जवाब नहीं मिला। मैं इसको लिख लेता हूँ, ईएल कितना स्टोर करना है ना, स्टोर, इसको मैं लिख लेता हूँ, ये जवाब नहीं मिला, मैं खोज के जवाब दे दूंगा। इसका है संख्या है मेरे पास, ये नोटबुक में कहीं कहीं लिखा होगा, अभी मुझे नहीं मिला। देखो बाबू, ये सवाल अगर ऐसा दे, कोई भी ऑब्जेक्ट का दाम बढ़ा घटा, मैं एक सिंपल इसको बनाता हूं, देखो सिंपल तरीका। बहुत सारा बच्चा का जवाब आएगा 0, ऐसा कितना बच्चा है जिसको दिमाग में लग रहा हो कि सर 0 होगा? यस, 0 में जो लोग सहमत है ईमानदारी से यस बोलना, ताकि मैं आपको बेहतर बनाऊं। सर आप हमेशा फर्स्ट शिफ्ट में ही कैसे ड्यूटी करते हैं? अच्छा थोड़ा बता दीजिए, वेरी गुड। ऐसा कितना बच्चा इसको लग रहा है 0 जवाब होगा? 0 जवाब सोचने वाला ऐसा कितना बच्चा एक बार यस करके रिप्लाई दे कि सर 0 तो स्वाभाविक बात है, वो यस रिप्लाई दे, हाँ सर मुझे लगता है 0 होना चाहिए। ठीक है, चलो वेरी गुड, ठीक है। चलो अब मैं समझा देता है 0 जवाब क्यों नहीं होगा। पहली बात, 0 इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब 0 क्यों नहीं होगा मैं समझा देता हूँ। देखो क्यों 0 नहीं होगा। तुमको लग रहा है कि सर एक सामान था, उसका दाम हम लोग पहले 20% बढ़ाएं और फिर सर उसका जो दाम आया फिर हम 20% घटा दिए, तो जो था तो वही आ जाना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कारण क्या है मैं समझा देता। देखो कुछ बेसिक नियम आपको पता होना चाहिए कि जैसे मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का प्राइस मेंशन नहीं है, तो हम लोग उसको 100 मान लेंगे। कभी भी अगर कोई चीज का दाम मेंशन नहीं हो तो 100 मान लेते हैं। 100 क्यों मानते हैं? कारण है, देखो इसके पीछे भी कारण है। क्योंकि जब आप कोई डिजिट को, जब परसेंटेज हम लोग हटाते हैं ना, जैसे मान लो 20% निकालेंगे, तो परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में कितना आएगा? 100 आएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा। तुम बोलेगा सर हम 1000 मानेंगे, कोई नुकसान नहीं, तुम 1000 मान सकते हो, तुम 10 भी मान सकते हो, तुम 10 लाख भी मान सकते हो, तुमको जितना मानना है मानो। लेकिन 100 हम इसलिए मानते हैं ना कि जब परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, इसलिए मानते हैं। तुम 200 ही मान सकते हो। तो हम मान लिए कि वस्तु का दाम कितना था, जो ऑब्जेक्ट मेरा था ना, ऑब्जेक्ट कोई था, उसका दाम कितना था? 100 रुपया था। कितना रुपया था? 100 रुपया प्रिंटेड। हम क्या किए, हम आए बोले 20% बढ़ा दे। हम दिल्ली से आए, मान लो हम दिल्ली से आए, हम बोले दिल्ली में तो सामान बहुत दाम में बिकता है, तो मैं एक काम कर इसका 20% बढ़ा दे। तो आदमी क्या किया, 20% बढ़ा दिया। तो 100 रुपया दाम था, उसको 20% बढ़ाया, तो 20% मतलब कितना हो गया? परसेंटेज रहेगा, परसेंटेज हटाने पे बटा में कितना आता है? 100 आता है। हम बेसिक नियम नहीं सिखा रहे बाबू, हम मैथ्स पढ़ा रहे जस्ट। ठीक है, हम सिखा नहीं रहे। जब हम सिखाएंगे तो मेरा क्वालिटी अलग होगा, तो स्टार्ट करेंगे। अभी मैं सिखा रहा हूं नहीं, देखो ध्यान से। तो 100 से 100 काटा तो बराबर कितना आ गया? 20 रुपया। यानी सामान कितना बढ़ा, दाम कितना बढ़ाया? क्या तुम दाम अभी कितना हो गया वस्तु का?
क्या अभी दाम 20 रुपया हो गया? नहीं गधा, अभी 20 रुपये दाम तुम बढ़ा दिया, यानी पहले था 100 रुपया, अभी 20 रुपये बढ़ा दिया तो दाम कितना हो गया? 120 रुपया। ठीक है, जैसे तुम 120 रुपये दाम किया, आदमी लोग चला तो छोड़ दिया तुम्हारा दुकान से खरीदने, बोले जा खरीदेंगे नहीं, तुम्हारा ज्यादा भाव बढ़ गया है, सेल बढ़ गया तुम्हारा, तो तुम दाम बढ़ा दिया वस्तु का, जाओ खरीदेंगे नहीं, पूरा सेल घट गया। स्टार्टिंग में सेल दंदना का हो रहा था, हम क्या किए, बाहर से आए, हम देखे सेल दंदना का हो रहा है, दाम बढ़ा दिए वस्तु का। हम कितना बढ़ा दिए भाई दाम वस्तु का? 20% बढ़ाए, तो 20% का हिसाब कितना निकला? 20% का हिसाब निकला 20 रुपया। तो 20 रुपये बढ़ाए तो वस्तु का दाम कितना हो गया? ध्यान से सुनना बाबू, एक लाइन में सिखाऊंगा, एक साथ सिर्फ मन से आंसर निकलेगा इस सवाल का, सिर्फ सोच के आंसर मार पाओगे, नहीं अगर तुमको यकीन हो तो देखना। देखो ध्यान से, तो कितना निकला? 20 रुपये निकला, 120 रुपया। अब जब 120 रुपये दाम निकला तो फिर तुम क्या बोला? देखा बिक्री नहीं हो रहा है, अब बिक्री नहीं हो रहा, ले अब कहानी क्या हो गया स्टार्ट, अब सामान का बिक्री हो ही नहीं रहा है। अब तुम बोले भाई 20, एक काम करना, आप 20% घटा दे भाई, बिक्री नहीं हो रहा है, तो तुम क्या किया? इस बार 20% घटा दिया। नेक्स्ट कहानी स्टार्ट क्या होगी? यहाँ से 20% कम, तो 20% निकालो। अब किसका 20% निकालोगे? जो दाम लिखे उसका 20%। पहले किसका था? 100 का था, अभी कितना हो गया? 120, तो 120 का 20% निकालोगे। 120 का 20 बटा 100 करोगे ना, तो एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, यानी 12 दूना कितना हो गया? 24 रुपया। यानी जब घटाओगे आप 20% तो कितना घटेगा? तो तुम्हारा घटेगा 24 रुपया घटेगा। कितना घटेगा? 24 रुपया, यानी माइनस कर दो 24 रुपया, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा? 96। कितना आ गया? 96 रुपया। अब तो देखो, पहले तुम्हारा दाम वस्तु का कितना था? तुम कितना दाम लेके चले थे? वस्तु का 100 रुपया। कितना दाम था? 100 रुपया। और अभी तुम बढ़ाए और घटाए तो कितना आ गया निकल के दाम तुम्हारा? 96 रुपया। तो पहले से घटा है ना बढ़ा है? तो पहले से घटा है, पहले से क्या हुआ? वस्तु का दाम घटा है। तो कितना रुपया घटा है? देखो निकालने का तरीका, कितना घटा है पहले ही निकालेंगे, कितना घटा है, कितना माइनस हुआ है, तो कितना घटा है भाई? तो 100 रुपया घट के 96 हो गया, तो 4 रुपये घटा है, 4 रुपये घटा है। अब परसेंटेज में निकालोगे तो 4 बटा जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस था, यानी 100 इंटू 100 करते हैं हम लोग, तो इसको काटोगे तो कितना आ गया? 4%, यानी 4% का डिक्रीज हो गया, यानी वस्तु का दाम क्या हो गया? 4% का माइनस, यानी 4% कम हो गया। ये हो गया लंबा चौड़ा ट्रिक, इसमें लंबा चौड़ा तरीके से तुम बनाओगे। देखो ये जो था ना, ये तुम कहानी सुनी क्या था? लंबा चौड़ा ट्रिक था। अब हम इसी मैथ को सिर्फ इतना छोटा में बना लेंगे, जितना बड़ा बोर्ड था इतना छोटा में मेरा आंसर आ जाएगा, इतना छोटा में बना के खत्म कर देंगे इसी मैथ को। जितना लंबा चौड़ा मैथ देखे ना, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं इफेक्टिव, इसको बुलाया था इफेक्टिव परसेंट, ठीक है, या रिलेटिव परसेंट बोलते हैं। दो साथ को कंपेयर करके जब 2% को एक साथ किया जाता है तो एक ही लाइन में एक ही साथ आंसर आता है, उसको हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से, बड़ा सिंपल तरीका, ठीक है। तो ये मैं सिखाता हूं, अगर ऐसा मैथ कभी मिले तो आप कैसे बनाओगे। पहले अच्छा एक बात और, पहले एक सवाल पूछता हूं। अच्छा एक बात बताओ बाबू, ये जो मैंने डिस्क्राइब करके समझाया, समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं समझ में आया तो आपको 8965 का बुक स्टार्ट करना चाहिए, उसमें परसेंटेज के बारे में दिया, उसको पढ़ना चाहिए। अगर आपके घर में कोई भतीजा है, छोटा बच्चा है, तो आपको उसका बुक से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से ये चीज स्टार्ट हो रहा है। ये बेसिक है एकदम, ये बेसिक समझाया मैंने, ये तो पता होना चाहिए। ये अगर आपको पता नहीं तो फिर मुश्किल है, नहीं पता तो फिर मैथ्स का अलग से ट्यूशन पढ़ना पड़ेगा। सिंपल बात यही है ना, सिंपल बात यही है, क्योंकि बेसिक चीज है ना, ये समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि चलो इसको अगर हम छोटा सोचेंगे तो कैसा होगा। इस तरह का सवाल क्या और क्या हो सकता है वो भी मैं थोड़ा बताता हूं। देखो इस तरह का सवाल जितना भी है, जैसे मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में एक सवाल कि एक वर्ग के भुजा को 10% बढ़ा देंगे तो टोटल क्षेत्रफल में कितना बढ़ेगा, आंसर आया था 21%, आया था ना। इसी तरह सवाल दूसरा आ सकता है कि एक सामान का दाम को 20% बढ़ाएं फिर 20% बढ़ाएं तो टोटल कितना बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा 2% एक साथ हो तो हम लोग निकाल सकते हैं। अब कैसे एक लाइन में निकालेंगे मैं समझा देता हूं। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, एक ट्रिक बोल सकते हैं, फॉर्मूला बोल सकते हैं, जो तुमको बोलना है बोलो। हम लोग तो नॉर्मली फॉर्मूला या ट्रिक ही बोलते हैं, तो मैं ट्रिक लिखता हूं, ठीक है। ट्रिक क्या होता है? ट्रिक बोलता है a प्लस बी प्लस a इंटू बी बाई 100, ये बोलता है। क्या बोलता है ट्रिक? क्या बोलता है? बोलता है a प्लस बी प्लस a इंटू बी बाई 100। अब बोलता है a और b क्या है भाई? तो बोलता है a है ना सर, a जो आप देख रहे हैं वो अगर बढ़ रहा है तो प्लस 20 जो बढ़ रहा है, अब b जो है जो घट रहा है उसको माइनस 20, बस ऐसे लिखिए। a 1% है, b दूसरा परसेंट है। अब तुम लोग दिमाग लगा के ए बी सी मत कर देना, 3 फॉर्मूला नहीं होता, 2 ही को कंपेयर करके बना सकते हो, ठीक है। देखो यहां देखो, पहला तो ए का वैल्यू क्या है? तो ए का वैल्यू जो बढ़ा वो परसेंट, तो कितना बढ़ा? 20% बढ़ा, तो प्लस 20 लिख दिए। बी क्या हुआ? घटा ना, तो माइनस 20 लिखाएगा, ठीक है। फिर प्लस दे दिए। ए का वैल्यू क्या है? प्लस 20, तो प्लस 20 दे दो, गुना
बी का वैल्यू क्या है माइनस 20 दे दो, बटा में कितना 100 लिख दो 100। देखो यहाँ पे क्या वो यहाँ गुना है, इससे ये कटेगा इससे ये कटेगा, ठीक है। अब 2 को 2 में गुना करो, ठीक है। अच्छा 20 प्लस 20 माइनस, आपको पता होना चाहिए जब प्लस माइनस हो तो आपस में कट जाता है, ये कट के 0 हो गया, यहाँ पे क्या गया 0 या प्लस। देखो ये प्लस माइनस गुना करो तो प्लस माइनस गुना करके क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा, 2 दूना कितना होगा 4, यानी आपका आंसर क्या आ गया -4%। बस देखो कितना छोटा में बन गया ये मैथ। कभी इस तरह से रहे तो आप इसको आसानी से बना सकते हो, कैसे करके, कुछ नहीं करना है, जो ए का वैल्यू देखो यहाँ पे बड़ा था ना इसीलिए इसको लिए +20, और चूंकि यहाँ घटा था ना डिक्रीज लिखा था इसलिए लिए इसको -20, तो ए की जगह +b बैठा है, बी की जगह -20। तुम बोलोगे सर प्लस कहां गया, जब यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस को गुना करेंगे ना तो प्लस माइनस गुना पे माइनस हो जाता है ना। ये क्या तुम ब्रैकेट में रख दो ऐसे करके, तुमको नहीं समझ में आ रहा तो तुम ब्रैकेट में रखो, तो 20 में से 20 घट जाएगा तो कितना बचेगा 0, ये वाला सॉल्व किया है 0, और इसको जब सॉल्व किया तो 0 से 0 कटेगा, अब 2 को 2 में गुना करेंगे 4, लेकिन प्लस माइनस गुना होता है तो गुना होकर क्या बनता है माइनस बनता है, आपको पता होना चाहिए। ये तो 0 है मेरा, तो 0 में -4 जोड़ेंगे तो क्या -4 होगा, तो माइनस साइन का मतलब क्या है, माइनस साइन बता रहा है कि लॉस हो रहा है। मैथ्स का ही खूबसूरती है, अगर आपको लाभ होगा ना तो प्लस में दिखाएगा और नुकसान होगा तो किस में दिखाएगा माइनस में, तो नुकसान हो गया इसलिए किस में दिखाएगा माइनस में, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे 4% का लॉस। क्या हुआ डियर स्टूडेंट 4% का लॉस। अब देखो अगर यही वाला मैथ हमको रहता है यहाँ पे नहीं बना पाते इतना छोटे जगह में, क्या दिक्कत है भाई, देखो बनाकर दिखा देते हैं, +20 -20 गुना +20 इंटू -20, ऐसा कर देते 0 0 कट जाता है ना, ये 20 से 20 कट जाता है, आंसर कितना था -4, एक बार में आंसर आ गया, कितना जगह लगा, समझ में आया। तो ये सबसे बड़ा खूबसूरती इस चीज का। एक सवाल मैं और देता हूं, ठीक है, अब एक सवाल देखो इसी ट्रिक पे बनाना है, ठीक है। बोला है एक सामान का दाम पहले ये जो 20 था ना 20 की जगह हो गया 10 हो गया, कितना हो गया बाबू 10 हो गया, 20 की जगह कितना हो गया 10 हो गया। अब बनाओ 10 हो गया तो कितना आंसर आएगा कैलकुलेट करके बताओ, अगर 20 की जगह अगर 10 हो जाए तो कितना आंसर आ जाएगा, कुछ मत करो, देखो यहां 10 10 कट जाएगा या गुना होगा, बढ़ेगा घटेगा हमेशा लॉस होगा, ठीक है। कितना का लॉस होगा 2 से 2, यहां 10 10 होगा ना तो एक बार में कट जाएगा ना, गुना करोगे तो 1 आएगा, 1% का क्या आएगा 1 आएगा, 1 2 नहीं होगा, गुना हो रहा ना, 1 कम 1 1 जोड़ना नहीं है गुना करना है, समझ में आया। अरे कुछ फायदा हुआ यार, देखो अब तुम खुद से ट्रिक सीख जाएगा, कैसे ट्रिक सीखा देखो, तो तुम समझ में आ गया ना, 1 हुआ मतलब तुम क्या किया, यहां पे जो नंबर है जब 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 बढ़ रहा है और घट रहा है तुम्हारा दिमाग, देखो हम लोग का ह्यूमन ब्रेन ना एक खास बात है यार, खास बात क्या है ना, वो और शॉर्टकट सोचता है। देखो और शॉर्टकट तरीका क्या हो सकता है, जब कभी बढ़ रहा है और घट रहा है, ठीक है, अगर एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, ठीक है, तो हमेशा लॉस होगा, पहला बात तो ये, हमेशा क्या होगा लॉस होगा। जैसे अभी 10 10 निकाले उसमें भी लॉस हुआ था, 20 20 निकाले उसमें भी लॉस हुआ तो लॉस होगा, सिंपल लॉस होगा। और वो लॉस कैसा होगा, पहला दोनों डिजिट का गुना के बराबर लॉस होगा। जैसे 20 था तो 2 दूना 4% का लॉस, 10 होते 1 एकम 1% का लॉस। अगर मान लो ये 30 रहता तब कितना हो जाएगा, तब कितना हो जाएगा, तब कितना हो जाएगा, एक बार में आंसर बताओ, तब कितना हो जाएगा, लॉस या लाभ पहले बताओ, तब क्या हो जाएगा लॉस होगा, कितना परसेंट का लॉस होगा, तब क्या होगा लॉस होगा, कितना परसेंट का होगा, कितना परसेंट 9% का लॉस होगा। करना ही कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे +30 होगा यहाँ -30 होगा तो कटना स्वाभाविक है कि एक बढ़ रहा घट रहा है, और जो होगा हिसाब यहाँ पर होगा, यानी +30 इंटू -30 बट्टा में 100, 0 0 कटेगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 3 9, बस आंसर आएगा। तो तुम बताओ मैथ्स जब तुम सोचोगे ना कोई चीज को डीप में जाके, तो आपको ना उसके अंदर से ना बहुत शानदार मिलेगा कि हाँ भाई अरे ये तो बड़ा गजब चीज है। लेकिन वही वाला बाबू अगर तुम ये सोच लोगे ना कि अरे यार ये तो बड़ा टफ है, हो नहीं पाएगा, तो कभी नहीं सीख पाओगे। मैं आपको बताया था ना, आपको पता नहीं है, मैं मैथ्स का प्रिपरेशन, एक्चुअली मैं मैथ्स का टीचर हूँ, आपको जानकर रह रहा तो मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है। क्लास 10 तक ना मेरा मैथ्स ना मेरा दीवाना था मैं मैथ्स का। जैसे तुम लोग कैटरीना कैफ के कैसे दीवाना हो, वैसे मैं मैथ्स का दीवाना था। ऐसा कोई मैथ्स नहीं है जो मेरा नजर से छूट गया हो। मैथ्स का बुक देखोगे ना मेरे पास, जितना माइनिंग का नहीं उससे ज्यादा मैथ्स का बुक है, ऐसा था मेरा मैथ्स। और 10th में मैं 10th में ना सीजीएल बच्चों को पढ़ा लेता था, सोचो एसएससी, ठीक है, एसएससी वाले सीजीएल वाले बच्चे क्लास करने आते थे, ठीक है। और सर जो आपके सर है ना साइकिल से चलते थे और बच्चे लोग कार से क्लास करने आते थे। सबसे अजीब बात यह है वो लोग कार से आते थे पढ़ने के लिए कि सर आपके यहाँ क्लास करेंगे, आप कार से। सोचो
और वो भी सिटी से आते थे, रानी में सिटी से बच्चे क्लास करने आते थे, एक गांव में क्लास करने के लाते थे। तो ये था, चलो ये मोटा मोटी हो गया। अब एक चीज और मैं सिखाता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। अब एक इमेजिन करो, मान लो कि मेरा क्या है ना, दोनों में दाम बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा। देखो अब एक चीज कंडीशन में थोड़ा सा चेंज करता हूं। यहाँ पे सवाल क्या था, वो एक डिक्रीज एक इंक्रीज हो रहा था ना। अब मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा, क्या क्या इसमें बोला प्लस 20% हो रहा है, अब फिर मैंने 20% बढ़ा दिया। अब सर बोलोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है। ऐसा इसलिए पॉसिबल है, मान लो सामान था, सामान मैंने बेच रहा था, तो बेचते समय मैंने क्या देखा कि सामान को डिमांड बढ़ रहा है, मार्केट में बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, लोग और खरीद रहे, तो मैं और 20% बढ़ा दिया। हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। तो टोटल चेंज कितना होगा, टोटल परसेंट कितना चेंज होगा, तो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ ए का मान क्या है, ए का मान +20 और बी का मान क्या है, बी का मान भी है +20। दोनों मेरा क्या है भाई +20। क्यों भाई +20, क्योंकि ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, दोनों का मैंने इंक्रीज का है। सवाल पहले समझ में आया तो मैथ बनाओगे, सवाल नहीं समझ में आएगा तो मैथ नहीं बनाओगे। ठीक है, अब देखो, तो ए का मतलब क्या हो गया 20, बी का मतलब क्या हो गया 20, प्लस यहाँ क्या करें 20 गुना 20। बोलोगे सर यहाँ साइन चिन्ह क्यों नहीं दिए, प्लस का चिन्ह देने का जरूरत नहीं पड़ता बाबू, है ना, प्लस का चिन्ह का जरूरत नहीं पड़ता है। अब देखो यहाँ पर चूंकि माइनस प्लस था इसलिए कट रहा था, लेकिन अभी कटेगा क्या, अभी नहीं कटेगा। तो 20 कितना हो गया 40, दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो काटो, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, दो दोनों कितना हो गया 4। इसको हिसाब किए थे कितना है मेरा 4 आया, और इसको हिसाब किए थे 40 आया, तो 40 और 4 कितना हो गया 44। ये तो चूंकि सब प्लस में इसलिए प्लस ही होगा, यानी 40% उसका टोटल रेट बढ़ा है। टोटल रेट कितना बढ़ा, 40% नहीं बढ़ा, नहीं होगा, 40% प्रॉफिट हो गया, 40% ज्यादा दाम मिल रहा है उसका। ठीक है, अब एक सवाल और मैं देता हूं, अगर मान लो यहाँ पे 20-20 ना होके होता 30-30 होता, तब कितना आएगा आंसर, 30-30 होगा तो कितना आंसर आ जाएगा। अगर 30-30 कैसे ले ले तो कितना आंसर आ जाएगा, दोनों 30-30% इंक्रीज हो तो क्या आंसर आएगा, कितना आ जाएगा। तो 30-30 होने से वेरी गुड, यहाँ पे 30 लिखोगे, यहाँ 30 लिखोगे, 30-30 60, और यहाँ 3 होगा, तो कितना हो जाएगा 3-3 9, यहाँ पे 9 बनेगा, यहाँ 60 बनेगा, तो 60 और 9 मिला के कितना हो गया 69। 69 कुंदन कुमार, रोल नंबर 69 हुआ। तो बताओ मैथ क्या टफ है, क्या लगता है तुमको कि हर मैथ को बनाने के लिए आधा घंटा 1 घंटा टाइम चाहिए। हाँ, क्या टाइम चाहिए आधा घंटा 1 घंटा बनाने के लिए, कभी नहीं चाहिए, बस सोच रखना पड़ेगा। जब बच्चे लोग मैथ्स पढ़ के निकलता था ना, तो उन लोग ना ऐसे करके सवाल पढ़ता, अच्छा ऐसे ऐसे करके ये आंसर होगा, ऐसे मारता था। 30 सेकंड मैक्सिमम मिलता है मैथ्स बनाने में, एक सवाल पढ़ के बनाने में 30 सेकंड मैक्सिमम 1 मिनट, उससे ज्यादा नहीं मिलता है। 1 मिनट से ज्यादा लेट हुआ सवाल छोड़ के आगे बढ़ो, यही नियम बोलता है। कंपटीशन का भी नियम यही रखना बाबू, तुम लोग कंपटीशन कर दो, कंपटीशन है ही नहीं, तुम लोग जो करते कंपटीशन नहीं, प्रिपरेशन एग्जाम है, बस यही है। कंपटीशन क्या होता है आप लोग देखे नहीं, है ना, आंख से आंसू नहीं खून निकल जाता है, इसको कंपटीशन बोलते हैं। ठीक है, तुम लोग जो कर रहे कंपटीशन है ही नहीं, तुम लोग नहीं देखा है। जिस जुनून के साथ बच्चे क्लास करते थे ना, जितना मेहनत करते थे ना, वो तुम लोग नहीं देखा है, कुछ भी नहीं है। मतलब माइनिंग में ना जो जॉब मिलता है ना, वो रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल जो भी तुम देखोगे ना, उसका 1/10 मेहनत है, 1/10 भाग मेहनत है। अगर एसएससी, सीजीएल या कोई भी लड़का को इस माइनिंग फील्ड में पता चल जाएगा नौकरी है ऐसा करके, तो मैं बताऊं वो जितना 1 महीना में पढ़ के वो जॉब ले लेगा, 100% ले लेगा। तो तुमसे 10 गुना वो मेहनत करता है, तब जाके उसको जॉब होती है। तुम सोच लो, जॉब जितना तुम जॉब ले रहे हो, ये है लेवल, ये अंतर है, रियलिटी है यार। मैंने भी देखा, मैं भी खुद माइनिंग का हूं ना, मैं दोनों लेवल को देखा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है, मुझे पता है। अच्छा तुम खुद देखो ना, इस तरह का मैथ बनाने को कितना टाइम लग रहा है, आप सीख गए तो 3 से 5 सेकंड नहीं लग रहा, बोल 10 सेकंड मैक्सिमम। यस और नो, सहमत हो कि नहीं मेरी बात से, सहमत हो कि नहीं मेरे बात से। सीखने के बाद कितना हो रहा है, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, एक बार जान गए तो 30 सेकंड, यही ना। तो उन लोग भी जब सीख जाते हैं ना, तो यही 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड लगता है। तो आज का क्लास में चूंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैथ्स का कुछ स्टार्ट करूंगा, चूंकि मैंने परसेंटेज कहा था, तो एक परसेंटेज का छोटा सा टिप्स देके मैं समझाया कुछ बात। और इस तरह का मैथ और क्या हो सकता है, जैसे कोई क्षेत्रफल में बढ़ा, उसका लंबाई भी बढ़ा दी, चौड़ाई बढ़ा दी, टोटल क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, सेम ट्रिक बनेगा। लंबाई बढ़ा है, चौड़ाई घटा दी है, कितना बढ़ेगा, सेम बनेगा। एक वर्ग है, वर्ग का लंबाई बढ़ा दी, चौड़ाई घटा दी, जो भी हो, सब में सेम नियम लागू होगा। कभी भी दो परसेंटेज को कंपेयर करना हो, एक बढ़ रहा है, घट रहा है, दोनों बढ़ रहा है, दोनों घट रहा है, किसी तरह का हो, आप सेम नियम से बनाओगे।
किसी सैलरी का हिसाब करना है तो सेम नियम लगाओगे, सेम नियम से बनेगा। ये एक यूनिवर्सल ट्रिक है, इसलिए मैंने ट्रिक्स दिखाया आपको। एक यूनिवर्सल ट्रिक है, हर जगह एप्लीकेबल है, कभी आप धोखा नहीं देगा ये ट्रिक। दो परसेंटेज को कंपेयर करने में कभी ये धोखा नहीं देगा कि उसका रिलेटिव परसेंट क्या होगा। अगर 2% दिया हो तो टोटल चेंज परसेंट क्या होगा, आप इस ट्रिक से आसानी से कभी भी निकाल सकते हो। 3 में नियम लगाना मत। जैसे कुछ बच्चा यहां पर भी होगा बुद्धिमान, बोला सर ए बी सी है, अगर बोला 10 बड़ा है, 20 बड़ा है, 30 बड़ा है, तो सर 10 ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इंटू बी इंटू सी बटा 100 कर देंगे या 1000 कर देंगे। गधा मत करना, ऐसा नहीं बनेगा। हाँ, तो तुम दो दो करके कर सकते हो। जैसे ए और बी को हिसाब कर लीजिए जितना आया, फिर बी और सी को हिसाब करके निकाल सकते हो, जितना आएगा उसके साथ सी का कंपेयर करके निकाल सकते हो। लेकिन कभी भी ऐसा मत करना, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये मोटा मोटी कुछ बात रहा आपके साथ, कैसे मैंने ये बताया। सिलेबस के बारे में मैंने यूपीपीएससी के बारे में डिस्कशन और स्ट्रेटेजी के बारे में बताया कि क्या चीज छूटा हुआ है, क्या चीज क्लास में करवा सकता हूं मैं, वो बताया। एक सजेशन मैं आप लोगों से चाहता हूं, आप लोग क्या चाहते हो कि ये जो छठ पूजा का जो त्योहार स्टार्ट होने वाला है, इसमें क्या रेस्क्यू रूल खत्म कर दिया जाए छठ पूजा से पहले, यस और नो? एक्ट के ऊपर बहुत बच्चा फोर्स दे रहा है, सर एक्ट। अच्छा ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूं, मैं एक ये कर देता हूं, मैं एक ये कर देता हूं, मैं वोटिंग करवा देता हूं। ठीक है, ऑप्शन ए रेस्क्यू रूल है और ऑप्शन बी एक्ट है। ठीक है, तो आपको बताना है ए या बी, ए या बी। देखते हैं कितने बच्चों का क्या जवाब है। ए के ऊपर कितने बच्चे फोकस है, बी के बच्चे कितने पर, मतलब मिला जुला प्रतिक्रिया। लेकिन ठीक है, मिला जुला प्रतिक्रिया आ रहा है, ए भी और बी दोनों पर डिमांड है कि सर रेस्क्यू रूल भी और ये भी दोनों पर डिमांड आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात मैं समझा देता हूँ। ठीक है, मैं समझ गया, ठीक है, मैं आपकी बातों से पूरी तरह समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो, मेरे दिमाग में घुस गया आपकी जो बात है। ठीक है, अब मुझे जो बेहतर लगा मैं वो करूंगा। 50-50% वोटिंग आया है, मैं देखूंगा कौन वाला पढ़ाने ज्यादा फायदा होगा। जैसे एक पढ़ाने से मुझे लग रहा है ज्यादा फायदा होगा, मैं इस बात से सहमत हूं। बोलोगे क्यों सर? क्योंकि रूल का जो रूल आप पढ़े ना, रूल का लगभग 80% पार्ट एक्ट से मिलता जुलता पार्ट। अगर आप रूल के साथ एक्ट पढ़ोगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। ये वही बच्चे जो एक्ट के बारे में बोल रहे सर एक्ट पढ़ाइए, जो कल बोल रहे थे कि सर स्टैट्यूटरी बुक्स मत स्टार्ट कीजिए, समझ में नहीं आएगा, वही बच्चे। तो एक्ट में कोशिश करूंगा कि एक्ट स्टार्ट करूं, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर है। और रूल, रेस्क्यू रूल बहुत सिंपल चीज है, 5-7 दिन का क्लास बहुत इनफ है, उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आसानी से हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे हम एक्ट स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये ज्यादा उम्मीद है। और रेस्क्यू रूल का जहां तक सवाल रहा तो उसके बाद ले लेंगे, उसके बाद कर लेंगे, कोई इशू नहीं है एक्ट के बाद। लेकिन एक्ट इसलिए पढ़ लेते हैं ना क्योंकि रूल और एक्ट मिला जुला चीज है ना, दोनों कंबाइन होकर रहेगा तो एक जगह आपका नोट्स भी रहेगा और आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। बीच में आप रेस्क्यू रूल घुसा दोगे ना तो आपको भी, जैसे देखो अभी एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़े, आवर ऑफ वर्क पढ़े, इसके साथ अगर वुमेन एम्प्लॉयमेंट मिल जाए तो कितना मजा। आप अभी फर्स्ट एड पढ़े, मेडिकल एग्जामिनेशन पढ़े, इसके साथ ही नोटिफिकेशन डिजीज मिल जाए तो कितना अच्छा है कि नहीं। पढ़ना तो आप ही को है, तो उसके साथ मिल जाए तो ज्यादा मजा आएगा। तो वही चीज मैं करूंगा कोशिश कि जो उसके साथ रिलेटेड पार्ट है वो मैं करवा दूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें रही क्लास के साथ। ठीक है, तो अब क्लास को मैं एंड करने का टाइम आ गया कि मोबाइल का चार्ज भी खत्म हो रहा है। तो सभी को बाय, गुड नाइट। एक सवाल आप लोगों का था सर, आप बोले थे लास्ट में लिखवाएंगे मेंबर के बारे में, देखता हूं एक सवाल में एक छोटा सा पॉइंट में ले लेता हूं। एक बच्चा पूछा था कि सर आपको कैसे चार्ज नहीं, यार इसको चार्ज करना होगा। अच्छा, एक सवाल पूछा था सर आप जनरल शिफ्ट में रेगुलर कैसे ड्यूटी करते हैं। इसके पीछे कारण है, कारण ये है बाबू, क्योंकि मेरा जो एजुकेशन है ना थोड़ा अलग टाइप का है। जो हमारे प्रोजेक्ट ऑफिसर थे जब मुझे देखे कि ये बच्चा मतलब बहुत अच्छा है, काम के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेशन है, हर चीज का जवाब बहुत अच्छे से देता है, नॉलेज ठीक ठाक है, तो वो मुझे कुछ दिन वेंटिलेशन और साथ ही साथ मेरा आईएसएम में भी 1 साल का जॉब वेंटिलेशन डिपार्टमेंट में करने का अनुभव था। तो उनको जब पता चला तो मुझे मौका दिए और मैं मौका से चुका नहीं। तो मौका दिए तो मैं छोड़ने वाला थोड़ी ना हूं। तो मुझे बहुत जगह मौका मिला, अलग अलग जगह परफॉर्म करने का, अपना कंपनी का नाम आगे ले जाने का, अपना माइंस का नाम आगे ले जाने का। तो बहुत जगह परफॉर्म किया और बहुत सारा प्राइज हमको मिला, मतलब बहुत सारा प्राइज मेरे मतलब माइंस को मिला, मेरे माइंस को मिला, तुम बोल सकते हो। ठीक है, फ्रंट में मेरा ही चेहरा था लेकिन माइंस को मिला प्राइज बहुत सारा। तो इससे भी एक इमेज बनी और फिर रेगुलर जनरल शिफ्ट ही रहा मेरा, फिर कोई मुझे हटाया नहीं। ठीक है, जब टीम कोई आती है हमारे माइंस में तो हमको लगता है कि सबसे जूनियर उन लोगों के बीच मैं ही होता हूँ, कि मैं ही जाता हूँ। और जब सवाल जवाब आता है तो वैसा कोई पॉइंट जहां पर लोग फंसते हैं या फिर कोई जवाब, जैसे हाल ही फिलहाल हुआ था कि रेस्क्यू रूम में किस शेड्यूल के तहत सामान रखा था, तो मैं ही पढ़ाया हूँ रेस्क्यू रूम रेस्क्यू स्टेशन, तो कैसे नहीं पता होगा। मैंने जवाब दिया सर ये इस शेड्यूल के अंतर्गत होता है। फिर उन्होंने किताब खोला, पता चला अच्छा सही है। तो ऐसा होता है कि एक अच्छा बन गया कि हाँ इमेज के, हाँ ये पढ़ता भी है तो इसको पता भी रहता है। तो ये सारी बातें रही। चलो क्लास को एंड करते हैं। आप अगर मेहनत करोगे अपने लेवल पे, अच्छे से मेहनत करोगे तो आपको भी जो पद चाहिए, जैसा आप चाहिए काम वैसे आपको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं।
इवन जहां पर मेरा ट्रांसफर होने वाला है वहां का भी मैनेजर को मेरे बारे में पता है, तो बोल रहे कि तुम आओगे तो आओ, मैं तुमको जनरल शिफ्ट सेफ्टी में ही रखूंगा। मतलब वहां उनको भी पता है मेरे बारे में, तो वो भी चाहते हैं कि मैं अगर जाऊं तो वहां सेफ्टी में ही रहे, क्योंकि वहां मैं ट्रेनिंग कर चुका हूं। तो हर किसी का अपना अपना होता है, आप जैसा बना के आए हो, अगर आप फाकी मार के आओगे तो कौन तुमको रखेगा, तो तुमको शॉर्ट फायरिंग और फेस में नहीं भेजेगा ना। ठीक है, तो ये सारे रीजन है। ठीक है, नहीं मैं वीओ नहीं हूं, मैं वेंटिलेशन ऑफिसर नहीं हूं, मैं वेंटिलेशन के अंदर डस्टिंग एंड सैंपलिंग इंचार्ज का पद मुझे मिला हुआ है, लेकिन वेंटिलेशन और सेफ्टी दोनों देखना मेरा काम है। वेंटिलेशन साथ ही साथ सेफ्टी को देखता हूं, जितना भी सेफ्टी रिलेटेड होता है, चाहे वो किसी तरह का डेमोन्स्ट्रेशन देना हुआ, कोई क्लास हुआ, सारा चीज होता है।